नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं। साइंस सब्जेक्ट का पूरा थ्योरी और प्रश्न कंप्लीट करा चुके हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में हर जगह आपको मिल जाएगी। स्टार्ट कर रहे हैं हम सामाजिक अध्ययन के। अभी तक 2 क्लास हो चुके हैं। पिछली सेकंड क्लास नहीं देखी होगी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला टॉपिक हमारा समाप्त हो गया था। साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। क्लास नंबर 3 आज नदियां टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। और नदियां यहाँ पर बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक है, तो थोड़ी थोड़ी करके नदियां जो है वो देखेंगे और साथ ही साथ प्रश्नों की भी प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पूरा कोर्स है। नदियां आपका जो चैप्टर है ये हम देखेंगे। पृथ्वी की संरचना हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मैप में ही सारी चीजें देखेंगे, कोई थ्योरी नहीं होगी। मैप के साथ ही आपको चीजों को ध्यान से सुनना है, समझना है। और अगर आप मैप में चीजों को याद कर ले गए तो फिर कैसे भी नदियों से क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो भारत की नदियों से हम स्टार्ट जो है वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी की। पहले आप देख लीजिए कि सिंधु नदी कहाँ से आती है। तो लगभग ये आपका जो प्लेस है जिसको हम कहते हैं मानसरोवर, और ये पड़ता कहाँ पर है तो आपका तिब्बत में जो है वो पड़ता है। मानसरोवर जो है आपका कहाँ पर पड़ता है, तिब्बत में जो है वो आपका पड़ता है। तो यहाँ से नदी जो है वो उद्गम होता है। क्वेश्चन जरूरी नहीं आपसे ये पूछा जाए कि जो सिंधु नदी है वो किसकी सहायक नदी है, कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे आपने यूपी टेट का जो पेपर कैंसिल हो गया था, गंगा नदी से क्या क्वेश्चन आया था कि यूपी में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है, इस टाइप का एक कोई क्वेश्चन था। तो अब आपको इसीलिए केवल और केवल चीजों को रटना नहीं है, समझना भी है कि कहाँ पर चीजें आपकी सारी होती हैं। तो मानसरोवर से आपकी जो सिंधु नदी है वो आपकी उठती है और कुछ इस प्रकार से होते हुए ये आपकी इधर साइड जाते हुए इस तरफ से नीचे जाते 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 आपकी यहाँ पर आपकी अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। मैंने हमेशा आपको याद कराया है कि अब वर्ड याद रखिए। अब वर्ड होता है ना कि तुरंत के लिए कहते हैं अब हम काम करेंगे। तो अब वर्ड से क्या होगा, जो आ है इससे पकड़िए तो ये आपका इधर ही आएगा और बा जो है उसका उधर आएगा। इस तरीके से याद हो जाएगा आपको। तो आ से आपका क्या हो जाएगा, आ से आपका अरब सागर हो जाएगा और बंगाल की खाड़ी जो है आपकी इधर आती है। कई लोगों को कंफ्यूज ये होता है कि अरब सागर इधर होता है कि बंगाल की खाड़ी। तो अब वर्ड याद रखिए, तो इसी क्रम से आप जो है वो याद रख सकते हैं। अब अरब सागर में जाकर मिल जाती है, ये इस प्रकार से आप इसको याद रख लेंगे। अब इस चीज को समझिए कि जो आपका सिंधु नदी है इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां जो है वो होती हैं। यहाँ पर सिंधु नदी लिख भी दे रहे हैं क्योंकि हम सिंधु नदी को पढ़ रहे हैं। हम एक एक करके नदियों को पढ़ेंगे, फिर उसके अंतर्गत सारी चीजों को जो है वो देखेंगे। तो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां होती हैं यहीं से ही लगभग सारी निकलती है कुछ इस प्रकार से। तो सबसे पहली जो नदी होती है वो आपकी होती है सतलज नदी। अभी केवल नाम पर फोकस करिए क्योंकि सतलज नदी को हम अलग से जो है पूरा डिटेल में देखेंगे। सतलज नदी आपकी सहायक नदी है किसकी, सिंधु नदी की। उसके अलावा आपकी व्यास नदी, इस प्रकार से आपको सारी अलग अलग नदियां निकलती हुई दिखेंगी। और आपका रावी नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, ये सब आपकी जो है सहायक नदियों में आ जाएंगी। तो चलिए लिख भी देते हैं एक बार ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें जाती रहें। तो सतलज नदी, उसके बाद और ऊपर जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका व्यास नदी, और ऊपर बढ़ते हैं फिर रावी नदी, रावी नदी के और ऊपर जाते हैं तो चिनाब नदी, और चिनाब नदी जो है उसके ऊपर जो है आपकी झेलम नदी। और ये आपका पूरा क्रम जो है वो हो जाएगा। अब देखिए जो ये क्रम मैंने आपको यहाँ पर बताया है, सिंधु, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, और फिर व्यास, और लास्ट में सतलज। ये भी क्रम भी आपको पता होना चाहिए। कारण क्या है इसका, क्योंकि स्टार्टिंग ही जो आप 3 देख रहे हैं, एक सिंधु नदी आपकी, एक झेलम नदी और एक आपका चिनाब नदी, ये तीनों आपकी अलग होंगी। और नीचे की जो बची कौन सी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी, ये आपकी अलग होंगी। किसके तहत, तो वो आपका समझौता हुआ था सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता। प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु जल समझौता जो है वो कब हुआ था, तो आपका 1960 में जो है वो हुआ था। तो इस सन को ध्यान रखिएगा, 1960 में जो है आपका हुआ था। अब सिंधु जल समझौता जो था इसके तहत ये हुआ था कि ये नदियां कुछ पाकिस्तान में भी हैं, कुछ भारत में भी हैं। तो इन टोटल जो 6 नदियां आप देख रहे हैं इनमें समझौता हो गया था कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं आपकी सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका
पाकिस्तान जो है वो 80% जल जो है वो यूज करेगा और भारत जो है वो 20% जल जो है वो यूज कर सकता है। और नीचे की जो आप तीन नदियां देख रहे हैं, रावी, व्यास और सतलज, इसमें भारत जो है वो 80% जल यूज करेगा और पाकिस्तान जो है आपका 20% जो जल है वो यूज करेगा। तो ये दोनों में समझौता जो है वो हो गया था। तो अगर आपको ये क्रम याद होगा तो उससे आपको सिंधु जल समझौता से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो भी जो है आपको याद हो जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो आपकी झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी, व्यास, सतलुज, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं सतलुज नदी की। इन सारी चीजों को मैं रब कर रहा हूँ, अगर कोई आप नोट्स बना रहे हैं, चीजों को लिख रहे हैं, तो चाहे लिख सकते हैं। बाकी मेरा मानना ऐसा है कि आप डायरेक्ट चीजों को याद करने की कोशिश कीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो हमने ये देखा कि ये आपकी इस प्रकार से सिंधु नदी थी, होते इधर से जा रही थी। अब हम सतलज नदी की बात करते हैं। तो यहाँ कहीं आपका सतलज नदी जो है वो उद्गम स्थान जो है वो होता है, लगभग मान लेते हैं चलिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जहां से आपका सिंधु नदी उठ रही थी उसको हमने बताया था कि क्या नाम था, मानसरोवर। तो ये मानसरोवर झील के निकट आपका होता है बिंदु जहां से सतलज नदी का उद्गम होता है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है राकस ताल झील। राकस ताल झील। तो हम कैसे बोलेंगे कि जो सतलज नदी है इसका जो उद्गम है वो मानसरोवर जो है उसके निकट या मानसरोवर झील के निकट राकस ताल जो झील है उससे जो है वो होता है। ये मानसरोवर आपकी एक झील है, तो मानसरोवर के निकट राकस ताल झील से जो है वो सतलज नदी का उद्गम होता है। अब कुछ इस प्रकार से आपकी ये जाती है, मैंने आपको दिखाया भी अभी बना करके, और इस प्रकार से जा करके सिंधु नदी में मिल जाती है। सतलज नदी की जो सहायक नदियां होती है उसमें सिप्ती और वास्पा है, पर वो पूछी नहीं जाती हैं। अगर बात करें कि सतलज नदी के किनारे बसे शहर कौन से हैं, तो लुधियाना है, फिरोजपुर है, ये सब आपके आते हैं। तो ये भी इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। जो यहाँ से क्वेश्चन आता है सतलज नदी से, वो सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि कौन सी परियोजना है सतलज नदी पर, और वो आपका है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध। साथ ही ये जो आपका बांध है इसके पीछे बनी जो झील है उसका नाम है गोविंद सागर। तो इसीलिए इसका नाम गोविंद सागर करके भी आपको देखने को मिलता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज जो है वो नहीं होना है। तो भाखड़ा नागल बांध सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उसके अलावा और कौन कौन से बांध हैं सतलज नदी पर, तो आपका एक है झाकरी बांध। झाकरी बांध, पूरा नाम है इसका नाथपा झाकरी बांध, शॉर्ट में कहीं कहीं झाकरी लिखा रहता है। वैसे आपको नाथपा झाकरी बांध देखने को मिलता है। और एक और है आपका कोल बांध। तो कोल बांध जो है वो भी यही है, पर इसमें पूछा जो जाता है वो आपका भाखड़ा नागल बांध जो है यही जो है आपसे पूछा जाता है। कारण क्या है पूछे जाने का, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा बांध है आपका भाखड़ा नागल बांध। लेकिन सबसे ऊंचा अगर आपसे कहा जाए तो भाखड़ा नागल बांध नहीं है, क्योंकि वो आपका टिहरी बांध है, मैंने आपको काफी बार बताया। तो अगर सबसे बड़े बांध की बात की जाए तो भाखड़ा नागल बांध है, सतलज नदी पर है। सतलज नदी कहाँ से उठती है, तो मानसरोवर झील के निकट राकस ताल झील जो है वहां से इसका उद्गम होता है। क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, सतलज जो नदी है इसका एक और नाम है, और वो नाम जो है वो है सतुद्री। तो अगर ये कहीं देखने को मिल जाए, बहुत ज्यादा जब डिटेल में पेपर बन सकता है, तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन जो है वो बन जाए। ये जो है इसका पौराणिक नाम है। जैसे अभी झेलम नदी को हम देखेंगे तो झेलम नदी जो है उसका पौराणिक नाम वितस्ता है। तो उसी प्रकार से आपका जो सतलज नदी है इसका पौराणिक नाम जो है वो सतुद्री है। तो ये आपके सतलज नदी हुई समाप्त। अब बढ़ते हैं हम अगली की, सारी चीजें मैं रफ कर रहा हूँ। हमने देखी यहाँ पर सतलज नदी, उसके बाद अगली की बात करते हैं जो कि आपकी झेलम नदी। हमने देखा कि यहाँ से आपका सतलज नदी इस प्रकार, चलिए इसको थोड़ा ऊपर से ले जाते हैं, मानसरोवर मान लेते हैं ये स्थान है। यहाँ से आपकी ये सिंधु नदी जो है वो गई, यहाँ पर आपका था मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील। यहाँ से आपका इस प्रकार से जो है जाकर के इसमें मिल गई ये सतलज नदी, ऊपर सिंधु नदी। अब बात करते हैं झेलम नदी की। तो इसी की सहायक नदी थी, इस प्रकार से यहाँ से उठ रही थी।
और इस प्रकार से आपकी यहाँ पर जो है वो जाती है। इसका नाम क्या है? झेलम नदी। अब इसके बारे में देखिए क्या चीज आपको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सिंधु की सहायक नदी आपसे पूछी जाएगी तो झेलम नदी है। अब झेलम नदी का सबसे पहले नाम क्या है? तो वितस्ता, मैंने आपको बताया क्या नाम है, वितस्ता। तो झेलम नदी जो है, सबसे पहला ये कि आपका कहाँ से जो है इसका उद्गम होता है। तो उद्गम स्थल जो है झेलम का, ये कश्मीर के बेरीनाग झरने से जो है इसका उद्गम होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कश्मीर के बेरीनाग, कश्मीर के बेरीनाग जो है झरना, उससे जो है उद्गम जो है इसका होता है झेलम नदी का। अब ये जाकर के मिलती कहाँ पर है? तो जैसे जो ये सब सहायक नदियां हैं, आगे जाकर इसकी बाद जो सहायक नदी बताई थी वो मैंने बताई थी चिनाब नदी है। तो इस टाइप से चिनाब निकलती है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि इसका संगम स्थल क्या है, कहाँ पर जाकर ये मिलती है, तो ये जो है आपकी जो झेलम नदी है आपकी, ये चिनाब नदी जो है उसमें जाकर के जो है वो मिलती है। स्थान भी है त्रिमु के निकट, पर उतना अपना याद रखिए, केवल सीधे सीधे चिनाब नदी जो है वो याद रखिए, जो कि इसके बाद जो है वो आती है। फिर अगली चीज कि ये जो आपकी झेलम नदी है, इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम है किशन गंगा। किशन गंगा, ये जो है सहायक नदी है किसकी? झेलम नदी की। फिर बात करते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि जो झेलम नदी है ये किस शहर के किनारे बसा हुआ है या किस नगर के किनारे बसा हुआ है? तो श्रीनगर के किनारे जो है ये बसा हुआ है। मैंने आपको बताया भी है, पहले श्रीनगर में काफी आतंकवादी टाइप की घटनाएं होती थी, अब तो नहीं है हालांकि। तो उससे आप याद रख सकते हैं कि वहां के लोग झेल रहे हैं, तो झेल से झेलम नदी, ऐसे आप इस चीज को जोड़ सकते हैं। फिर बात करते हैं झेलम नदी के बारे में कि झेलम नदी में कौन सी परियोजनाएं जो है वो चल रही हैं। तो सबसे पहली परियोजना आपको याद रखनी इसी किशन गंगा नाम से, कि किशन गंगा परियोजना। तो किशन गंगा आपको मैंने बताया कि सहायक नदी है, तो उसी पर ही जो परियोजना चल रही है उसका नाम किशन गंगा परियोजना है। तो एक के मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, तो एक किशन गंगा परियोजना हो गया। एक परियोजना और आपको याद रखनी है, वो तुलबुल परियोजना। कौन सी परियोजना? तुलबुल परियोजना, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तुलबुल परियोजना जो है ये आपकी किस पर है? झेलम नदी पर। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ लेगा तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी। झेलम नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी है? तो किशन गंगा है। झेलम नदी का अन्य नाम क्या है? तो वितस्ता नाम है। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो कश्मीर के बेरीनाग जो झरना है उससे होता है। झेलम नदी किस नदी में जाकर के मिलती है? तो मैंने बताया इसके बाद जो नदी आपकी चिनाब नदी आती है उसमें जाकर के मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं झेलम नदी के बाद अगली आपकी जो है चिनाब नदी। यहाँ पर हम बाकी चीजों को रफ ना कर करके केवल जो लिखा हुआ है उसको रफ कर देते हैं, बाकी चीजों को हम यहाँ से जो है वो डायरेक्ट ही समझ लेंगे। और वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य जो है वो करते रहिएगा, आपके लिए यहाँ पर सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। तो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा और चीजों को याद जरूर करते रहिएगा, क्योंकि मेन उद्देश्य है आपको चीजें आनी चाहिए। लिखा तो हर जगह है, चाहे वो किताबों में लिखा हो, चाहे वो आपकी कॉपी में लिखा हो, चाहे आपने कहीं से पहले पढ़ा हो, आपको आना चाहिए, ये मेन उद्देश्य है। तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब इसके बाद मैंने बताया कि आगे जाके किससे मिल जाती थी? चिनाब नदी से। तो यहाँ पर अब आपकी कौन सी नदी हम पढ़ेंगे? चिनाब नदी। चिनाब नदी, इसी को ही चेनाब भी लिखा जाता है, चिनाब भी लिखा जाता है। सबसे पहले इसके एक अन्य नाम की बात करें तो इसका नाम है अस्किनी। जैसे हमने देखा सतलज नदी का क्या था? सतुद्री था। उसके बाद झेलम नदी का देखा तो वितस्ता था। अब चेनाब नदी की बात करें तो अस्किनी जो है इसका नाम है। अब ये सबसे पहले कहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है, कहाँ से जो है ये उठती है? तो ये आपकी, अगर केवल दर्रा याद रखें तो दर्रा से ही क्वेश्चन आ सकता है। तो दर्रे का नाम है बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा भी लिखा रहता है, कहीं कहीं बड़ा लाचा भी लिखा रहता है। तो स्थान है लाहुल, उसमें बड़ा लाचा जो दर्रा है इसके विपरीत दिशा में आपका चंद्रभागा है, वहां से जो है आपकी नदी निकलती है। पर आपको याद रखने की आवश्यकता इसको नहीं है, क्योंकि यहाँ से इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता है। बाकी मैंने आपको केवल बता दिया, अगर आप जानकारी एक्स्ट्रा चाहते हैं। चिनाब नदी जो है
कहाँ पर जाकर मिलती है, अगर संगम स्थल पूछा जाए तो मैंने बताया कि जो झेलम नदी है वो चिनाब में मिलती है, तो चिनाब भी कहाँ मिल रही है, तो आप कहेंगे कि झेलम में मिल रही है, तो झेलम नदी जो है उसमें जाकर के मिल जाती है। सहायक नदियों की बात करें चिनाब नदी की, तो रावी नदी आपकी है, चंद्रा नदी आपकी है, जो इसकी सहायक नदियां हैं। फिर बात करते हैं परियोजनाओं की, तो सबसे जो ज्यादा यहाँ से पूछी जाती है वो आपकी है दुलहस्ती, नहीं दुलहस्ती नहीं, दुलहस्ती बांध पूरा नाम है इसका, दुलहस्ती, दुलहस्ती बांध परियोजना, ये जो है इसका नाम है। तो ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। और एक और है आपका सलाल बांध, सलाल बांध, तो सलाल बांध जो है वो भी जो है आपकी चिनाब नदी से जो है वो संबंधित है। और एक और है बगली हार, बगली हार, बगली हार परियोजना अगर आपसे पूछा जाए तो आपकी चिनाब नदी से ही संबंधित है। इतनी आपकी हो गई चिनाब नदी से संबंधित चीजें। बढ़ते हैं अगले की तरफ। चिनाब के बाद आपकी सहायक नदी थी, वो थी आपकी रावी नदी, यहीं पर ही आपकी थी। रुकिए इसको एक बार बना देते हैं स्ट्रक्चर। इस टाइप से आपकी यहाँ पर सतलज नदी थी, ऊपर से आपकी जो है सिंधु नदी गई थी, टाइप से आपका यहाँ से ही आपकी सारी नदियाँ निकली हुई थी। तो यहाँ मान लेते हैं कि ये रावी नदी। तो सबसे पहले रावी नदी जो है इसका अन्य नाम तो आप कहेंगे पुरुषणी करके नाम है इसका, या फिर इरावती भी जो है वो नाम है। कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो इसका उद्गम जो है आपका कांगड़ा जिला है, कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में ही आपका पड़ता है। इसी में हिमालय के रोहतांग दर्रे से जो है आपका रोहतांग जो दर्रा है वहां से इसका उद्गम जो है वो होता है रावी नदी का। कहाँ पर जाकर के मिलती है ये, तो ये झांग जिला है उसकी सीमा पर चिनाब नदी में जो है वो मिलती है, पर वो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बात करें रावी नदी जो है ये किसके किनारे बसा नगर कौन सा है, तो लाहौर जो है इसके किनारे बसा आपका नगर है। और अगर बात करें इस पे कौन सी परियोजना है, तो थीन बांध जो है इस पर बना हुआ है, थीन बांध। ये हो गया आपका रावी नदी। अगला आपका रावी के बाद मैंने बताया था व्यास नदी, जो कि आपका इसके बाद की सहायक नदी जो है वो आती है, ये रावी हो गई। इस प्रकार से ये जो है वो आपकी व्यास हो जाएगी। अब सबसे पहला कि व्यास जो है इसका नाम, तो व्यास का नाम जो है वो विपाशा है, विपाशा। व्यास नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो ये जो है वो रोहतांग दर्रे से जो है वो निकलती है, रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रे से निकलती है और कहाँ पर जाकर के मिलती है, तो ये जो है वो हरिके के पास, हरिके के पास जो सतलज नदी है उसमें जाकर के जो है ये मिल जाती है। सतलज नदी मैंने आपको नीचे बनाकर दिखाई थी, उसी में जाकर के ये आगे जाकर के मिल जाती है, इस प्रकार से जाती है और आगे यहीं पर ही आपकी सतलज नदी यहीं से उद्गम होती है, तो वो आगे जाकर के मिल जाती है आपकी व्यास। रावी को हम देख ही चुके थे। इसकी जो सहायक नदियां हैं पूछी नहीं जाती हैं, पर जैसे पार्वती हो गया इसकी सहायक नदी, सैन जो एक सहायक नदी है, तो वो सब इसकी सहायक नदी है। कौन सा इस पर कोई परियोजना की बात करें, तो व्यास पर जो है व्यास नदी पर हरिके बांध है, हरिके बांध। तो ये आपकी पूरी सहायक नदियां समाप्त हुई सिंधु नदी की। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इस प्रकार से सतलज हमने देख ली थी स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद हम क्रम से जो है वो चल रहे थे। सिंधु जल समझौता भी हमने देख लिया। तो इतनी नदियां हम केवल देख रहे हैं। बाकी अब आपकी अगले वाली क्लास में हम गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे क्रम से धीरे धीरे देखेंगे, ताकि प्रश्नों के साथ ही हम चीजों को रिवाइज भी करते रहें और बहुत ज्यादा नदियां आप ना हो, ताकि आप एक दिन में याद कर सकें। तो अब हम क्या करते हैं,
प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम कुछ नदियों को आगे पढ़ेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी जो है वो देखेंगे, और यहाँ पर इन्हीं के साथ ही साथ जो है वो थोड़ी चीजों को समझेंगे भी। तो सबसे पहला प्रश्न आपका कि जो गंगा नदी है वो कहाँ से जो है वो निकलती है? अरावली श्रेणी से, गंगोत्री ग्लेशियर से, लद्दाख ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से? कौन सा जो है इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर जो है, आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। एक्चुअल में जो गंगा नदी होती है, मैप में थोड़ा सा अगर इसे देखें, तो यहाँ से मान लीजिए कि आपका ये आपकी जो नदी जा रही है, ये आपकी भागीरथी नदी है। तो जो गंगा नदी है, पहले उसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। कहाँ से आपका इसका उद्गम होता है भागीरथी नदी का? तो उत्तराखंड में गोमुख जो है उसके निकट गंगोत्री ग्लेशियर से जो है इसका उद्गम जो है वो होता है। उसके बाद ये जो नदी है आगे जा करके एक स्थान आता है जहां पर ये मिल जाती है किससे? और उस नदी का नाम है आपका अलकनंदा। तो अलकनंदा से जब जा करके ये मिल जाती है, तब इसका जो नाम है वो बदल जाता है और वो नाम हो जाता है गंगा नदी। तो इन दोनों की अगर संयुक्त धारा की बात करें तो उसे कहते हैं गंगा। कहाँ पर ये दोनों मिलती हैं, उस जगह का नाम क्या है? तो वो नाम है देवप्रयाग। और फिर ये आगे इस प्रकार से जो है वो बहती है। क्लियर हुआ आपको? अच्छा, इसकी लंबाई बहुत पूछी जाती है, तो 25-25 ऐसे याद रखिए, यानी 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई जो है वो होती है। बाकी डिटेल में हम आगे इसको समझेंगे, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जो है वो गिरती है? ताप्ती, स्वर्णरेखा, नर्मदा या फिर सिंधु? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो मैंने बताया, अब वर्ड से आप ये ध्यान रखेंगे कि आ जो है वो अरब सागर है, वो इस तरफ नदियां होंगी अगर भारत का नक्शा सीधे बना हुआ है, और बंगाल की खाड़ी इस तरफ। तो इनमें से मैंने सिंधु नदी तो आपको बता दी कि सिंधु नदी जो है वो आपकी अरब सागर में गिरती है। और प्रश्न में बंगाल की खाड़ी पूछा गया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नर्मदा भी नहीं होगा। स्वर्ण रेखा या ताप्ती में स्वर्ण रेखा आपका जो है वो सही होगा, बी वाला ऑप्शन। स्वर्ण रेखा या स्वर्ण, ये वाला भी सा बना रहता है, तो ये जो है वो नदी बंगाल की खाड़ी में जो है वो गिरती है। बाकी अगर बात करें कि कौन से राज्य में है, तो भारत के झारखंड जो राज्य है, भारत का जो झारखंड राज्य है, उसमें बहने वाली ये जो है ये एक पहाड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर स्वर्ण रेखा जो है वो बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3 कि भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? लूनी नदी, साबरमती, ताप्ती या फिर नर्मदा? बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपकी नर्मदा नदी जो है वो सही होगा। नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर के लगभग है, और ये आपकी जो है वो पूर्व से पश्चिम के हिसाब से अगर देखें तो सबसे लंबी नदी है। और ये जो नदी है वो आपका ध्वंस करके भी क्वेश्चन आता है, ध्वंस नदी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्ट रिवर। इसका भी जो है ये एग्जाम्पल है, रिफ्ट रिवर। तो ये ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर जो है वो गुजरती है, और आंसर आपका यही जो है वो सही होगा। बाकी अगर बात करें तो लूनी की लंबाई लगभग 320 किलोमीटर के आसपास है, साबरमती की लंबाई लगभग 371 किलोमीटर के आसपास है, और ताप्ती नदी की लंबाई जो है लगभग 724 किलोमीटर के आसपास है। तो नर्मदा आपका सही होगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल जो है वो क्या है? पिंडारी ग्लेशियर, सतोपत ग्लेशियर, चौराबाड़ी झील या गंगोत्री ग्लेशियर? कौन सा सही होगा? मैंने बताया, भागीरथी नदी स्टार्टिंग में ही इसका उद्गम स्थल जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। बाद में जाकर के ये जो है वो अलकनंदा जो है उसमें मिल जाती है, और आपका देवप्रयाग में मिलती है, फिर संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। तो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी ऑलरेडी। जो भागीरथी नदी है, अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें कौन कौन सी होती हैं, तो रुद्र गंगा, केदार गंगा, सिया गंगा, भिलग भिलंगना, और आपकी एक अलकनंदा, ये सब जो है इसकी सहायक नदियां जो है होती हैं। अगला देखते हैं पांचवा प्रश्न कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो बताइए, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, गंगोत्री या रुद्रप्रयाग? मैंने अभी आपको बताया भी कौन सा सही होगा।
आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर देवप्रयाग जो है वो सही होगा। देवप्रयाग जो है ये भारत के उत्तराखंड में स्थित जो है वो आपका है, और यहीं पर जो है ये दोनों मिलती हैं। अच्छा, ये भी मान्यता है कि यहाँ पर जो है देव शर्मा नामक एक तपस्वी थे। इन्होंने बहुत ज्यादा कड़ी तपस्या की थी। देश नहीं, देव। देव शर्मा नामक जो है वो एक तपस्वी थे, इन्होंने कड़ी तपस्या की थी, और इन्हीं के नाम पर ही, देव नाम से ही देवप्रयाग नाम जो है यहाँ का रखा गया है, ऐसी मान्यता है। अगला देखते हैं, छठा प्रश्न। टोटल 10 प्रश्न हम प्रैक्टिस करेंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम जो है वो बताइए। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या फिर कृष्णा। जब भारत की पूछी जाएगी तब आप किसके साथ जाएंगे? तो गंगा नदी के साथ जाएंगे। 25-25 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता भी दिया था। तो ये भारत की सबसे लंबी जो है वो नदी है। ब्रह्मपुत्र भी आपकी लंबी है, परंतु फिर वो तिब्बत में भी जाती है, पर जब भारत का पूछ लिया जाता है तो केवल भारत के हिसाब से देखा जाता है, तो उस हिसाब से गंगा नदी जो है वो सही होता है। अगला है आपका, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। प्रायद्वीपीय नदी की बात करें तो आपका इन चारों में से ऑप्शन गोदावरी जो है वो बिल्कुल सही होगा। बाकी हम इन सबको डिटेल में देखेंगे, अभी केवल हम इस पर क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत के हिसाब से देखें तो 11465 किलोमीटर, लगभग 1465 किलोमीटर जो है, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनमें सबसे ये लंबी है। इसके बाद जो नंबर आता है वो कृष्णा का आता है, जो लगभग 1400 जो है वो किलोमीटर जो है वो लंबी है। कावेरी आपकी जो है वो 805 किलोमीटर जो है वो लंबी है, तो ये आपका कम है। और महानदी जो है ये आपकी 858 किलोमीटर है। इस प्रकार से ये चारों आपकी हो जाएंगी। आंसर गोदावरी सही होगा। अगला देखते हैं, आठवां। इनमें से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा जो है वो नहीं है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ताप्ती। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। डेल्टा आपका होता क्या है? इस प्रकार से अगर आप साइन देखेंगे तो ये डेल्टा होता है। तो जो नदियों के मुहाने होते हैं ना, उसके पास जो लाए गए अवसाद होते हैं उनके जमा होने से आपका ये जो डेल्टा आकार है, ग्रीक अक्षर होता है डेल्टा, इसकी जैसी आकृति का निर्माण जो है वो होता है। भारत में अगर आप कहेंगे तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। प्रश्न में पूछा गया है कौन सी नदी का मुहाना यहाँ पर नहीं है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र तो आपका ऑलरेडी मैंने बता दिया। गोदावरी बचा, तो ये भी आपका डेल्टा का निर्माण करती है, पर ताप्ती जो है ये आपका डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से जो है वो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। सेकंड लास्ट देखते हैं आपका, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। बताइए कौन सा सही होगा। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? दक्षिणी प्रायद्वीप के अभी हमने क्वेश्चन भी देखा था, तो उसके हिसाब से जो सबसे लंबी नदी होती है वो गोदावरी होती है, और वही नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण भी जो है वो करती है। तो यही आपका जो है वो ऑप्शन सही होगा। अच्छा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपसे बात की जाए तो गोदावरी को ही मानते हैं, और भारत की अगर पूछा जाता है तब आपका गंगा नदी होता है भारत की सबसे लंबी नदी। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे से अच्छी सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो 10वां प्रश्न आपका है कि भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर जो है वो है? गंगा, सतलुज, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो भाखड़ा नागल जो परियोजना है वो आपका सतलुज नदी पर है। पूरा डिटेल में हमने देख लिया सतलुज नदी को। किस राज्य में है? तो पंजाब राज्य में है। पंजाब राज्य के सतलुज जो नदी है उस पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना में जो है वो आता है। और केवल पंजाब न कह करके राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना में जो है ये आ जाता है। ये जो परियोजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1955 में जो है वो हुई थी। तारीख थी 17 नवंबर की, और उस समय प्रधानमंत्री जो थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो है इन्होंने इसकी आधारशिला जो है वो रखी थी।
इसका निर्माण जो है अमेरिकन जो बांध है निर्माता जिनका नाम था हार्वे स्लोकेम, हार्वे स्लोकेम, इनके निर्देशन में जो है वो कंप्लीट हो गया था 1963 में। तो ये जो है आपका सारी चीजें हुई समाप्त। अब इसी में ही जो और नदियां हैं, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, वो सारी चीजें हम अगली क्लास में देखेंगे। अब एक प्रश्न लास्ट में वीडियो को समाप्त करने से पहले आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जो कि हम आगे पढ़ाएंगे, उससे पहले हम पूछ रहे हैं कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है यमुना, सी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और डी ऑप्शन है सिंधु। हालांकि यूपी टेट में हम सारी चीजें आपको डिटेल में पहले भी पढ़ा चुके हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन आगे से जो है वो पूछा है, जो आज पढ़ाया है उससे जो है वो नहीं पूछा है। तो सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।